हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल गौरव सिंह लेक्चर्स में। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, हम लोग इसमें पूरे के पूरे मतलब इंट्रोडक्शन क्या है सेट्स का, सेट्स की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि जो सेट्स है वो अपने इस हायर मैथमेटिक्स जो अब मैथमेटिक्स स्टार्ट होगी 12th और इसके आगे जो मैथमेटिक्स है हायर मैथमेटिक्स, इस पूरे मैथमेटिक्स की जर्नी में सेट्स जो चैप्टर है वो सबसे बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर है। ये चैप्टर अगर आपको समझ में आया तो आपको हायर मैथमेटिक्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सारा का सारा कुछ लगभग सेट्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में, सभी कॉन्सेप्ट में कोर जो होता है वो सेट्स का ही होता है। हम लोग जनरली सभी क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन उन क्वेश्चंस में डायरेक्ट उसका यूज होता ही होता है थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं पे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस का, मेंस का, या फिर कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें सेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो सेट्स है इसकी थ्योरी को एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। थ्योरी ऑफ सेट्स डेवलप्ड बाय कौन दिया था? ये सेट्स की जो थ्योरी थी, सेट्स का जो कॉन्सेप्ट था, थ्योरी या कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट जॉर्ज कैंटर नाम के आदमी के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज कैंटर ये आए थे 1845 से 1918 इस ड्यूरेशन में ये थे जॉर्ज कैंटर, और इन्होंने ही सेट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे सेट्स का अभी ये इतनी बड़ी थ्योरी है, इतना यूजफुल थ्योरी है, लेकिन आज तक इसका कोई एक कंफर्म डेफिनेशन तक नहीं बना है, क्योंकि इसमें इतने कन्फ्यूजन सी बातें होती हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग बेसिक तौर पे पढ़ रहे हैं उसमें आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर सेट्स होता क्या है, सेट्स कैसा होता है? जैसे आप लोग कप सेट बोलते हैं और कुछ ऐसे डिनर सेट वगैरह, तो सेट्स होते क्या है? सेट क्या होता है? व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट? सेट्स होता क्या है, पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसमें यूज होने वाले सभी के सभी बातों को एकदम पोस्टमार्टम करके डिटेल्ड में देखेंगे कि सेट्स में हो क्या रहा है। ठीक है, व्हाट इज सेट्स? तो सेट्स के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? डेफिनेशन, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, उसको हम लोग कहेंगे सेट्स। ठीक है, तो सेट्स के बारे में इसको डेफिनेशन को आप लोग पहले लिखिएगा। a well defined collection of distinct objects are called sets। इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये सारे टर्म्स हैं क्या चीज़। ठीक है, उसको पहले आप लोग देखिए, फिर इसके बाद बताते हैं। इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये टर्म्स बताना क्या चाहते हैं आपको, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सेट्स में ये जो बात है वेल डिफाइन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन
ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग ऑब्जेक्ट्स को। और सेट्स का हिंदी में नाम होता है, चैप्टर नंबर 1 है ये, सेट्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग समुच्चय। ठीक है, समुच्चय, अपने चैप्टर का नाम है समुच्चय। तो ये वेल डिफाइंड मतलब कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा टर्म जिसके बारे में अपने को कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमको क्या करना है, कलेक्शन बनाना है, समूह संग्रह करना है, हमको कुछ चीज़ों का, कुछ ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है जिसके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को पर अपने को कोई कंफ्यूजन ना हो, उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से करने वाले हैं। फिर वेल डिफाइंड का मतलब तो समझ में आया, रुको लिख के दिखा देते हैं। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, ये टर्म्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वेल डिफाइंड बताता है आपको देयर इज नो कंफ्यूजन regarding inclusion or exclusion of any object। ये जो टर्म है वेल डिफाइंड, इससे आपको क्या समझ में आता है कि अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं है, अपने को कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट इस कलेक्शन में आने वाला है और कौन सा एलिमेंट इस कलेक्शन में नहीं आएगा। अगर आपको किसी एलिमेंट में आपको प्रॉब्लम है, संशय है, कंफ्यूजन है, तो आप उस एलिमेंट को उस कलेक्शन में नहीं रखेंगे। ठीक है, और कलेक्शन में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब आपको अलग अलग एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है, एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है। कलेक्शन मतलब क्लास होते हैं, क्लास एक ऐसा कलेक्शन जिसमें सारे के सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हों, और जो ऑब्जेक्ट्स उस कलेक्शन में रखे जा रहे हैं उसमें आपको किस ऑब्जेक्ट को सेट के अंदर लेना है, किस ऑब्जेक्ट को सेट के अंदर नहीं लेना है, उसमें आपको कोई भी डाउट ना हो, उसको हम लोग कहेंगे सेट है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और समझ में आएगा। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल आपको बोलते हैं, एग्जाम्पल में बोला गया आपसे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल numbers which are less than let's say 7। तो अपने को क्या करना है, एक ऐसा कलेक्शन बनाना है नेचुरल नंबर्स का जिसमें वो सारे नंबर आए जो कि लेस देन 7 हो, मतलब जो कि 7 से कम हो। ऐसे नंबर जो 7 से कम हो वो इस कलेक्शन में आएंगे। अब चाहे किसी भी आदमी से पूछा जाए जिसको नंबर्स के बारे में नॉलेज हो, बेसिकली नेचुरल नंबर्स के बारे में जानता हो और कम या ज़्यादा का कॉन्सेप्ट समझता हो, तो आप उससे कहेंगे कि ये ऐसा कलेक्शन बनाइए, आप एक ऐसा समूह बनाएं जिसमें 7 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएं, तो आपको तुरंत बता देगा कि सर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो एंड 6 लिखो। और जैसे ही आप 7 लिखेंगे तो वो तुरंत आपको बता देगा सर 7 लेस नहीं है, इसलिए आप 7 को नहीं लिख सकते, तो हम 7 को हटा देंगे। तो ये जो बना है यही आपका ये वाला कलेक्शन हो गया सेट का। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल अभी हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा समझते हुए चलिए। ठीक है, अभी एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, सेट्स आर ये कुछ पॉइंट हैं, नोट वाले पॉइंट हैं, नोट करके लिख लीजिएगा।
N-O-T-E, note. Sets are generally denoted by capital letters like X, Y, Z, A, B, C, etc. And their elements are denoted by small letters. सेट्स को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स को, उसके ऑब्जेक्ट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। सेट के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, मतलब जो एलिमेंट है जो कुछ कलेक्शन में आ रहा है, उसको स्मॉल लेटर से जनरली डिनोट किया जाता है, और उस सेट को, उस कलेक्शन को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और बातें यहाँ पे नोट नंबर 1 ये था। नोट नंबर 2 ये है कि नोट नंबर 2 में लिख लीजिए आप ऐसा कि हाँ, द एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, द एलिमेंट्स / ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स आर written within a curly bracket, within a curly bracket. वो जो सेट्स के एलिमेंट हैं उनको एक ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में, सॉरी इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। कभी भी सेट को लिखना है तो उसको करली ब्रैकेट बना के उसके अंदर सेट्स के एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था अपना, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो कि 7 से छोटे हैं, तो उसको हम लोग करली ब्रैकेट बना के उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, तो वो बन जाएगा आपका एक सेट, ठीक है। ये 2 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये रही आपकी सेट की डेफिनेशन। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि वेल डिफाइंड का मतलब हमने बताया कि ऐसे एलिमेंट जिसमें आपको कोई डाउट न रहे। जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे नेक्स्ट पूछने वाले हैं, उसको बताइएगा। इससे पहले हम इरेज करते हैं इसको, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, इरेज करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी कंफ्यूजन आएगा नहीं, अगर आप सिर्फ लेक्चर्स को फॉलो करिए और अपने नोट्स को बनाते रहिएगा, ठीक है। 1-2 बार आप रिवीजन करेंगे, इसमें एज सच कोई फार्मूला भी नहीं आने वाला है जिससे आपको कि फार्मूला सर याद नहीं होगा तो कैसे होगा क्वेश्चन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल्स करने वाले हैं सेट से रिलेटेड। एग्जाम्पल 1। अब हम आपको एक कलेक्शन बनाने के लिए कर रहे हैं, एक सेट बनाने के लिए कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं आपको कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। हमको एक ऐसा कलेक्शन बताना है जिसमें 10 के सारे फैक्टर्स आ जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कलेक्शन बनाना है, तो कलेक्शन अगर वेल डिफाइन होता है तो हम लोग उसको सेट करते हैं। क्या ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइन है? मतलब वेल डिफाइन का मतलब कौन सा एलिमेंट इस सेट में आएगा, कौन सा एलिमेंट इस सेट में नहीं आएगा, इस कलेक्शन में नहीं आएगा, उसमें किसी को कोई डाउट ना हो। तो हम लोग इसका कलेक्शन जब बनाएंगे 10 का,
तो 10 का कलेक्शन, 10 के फैक्टर्स कौन कौन है, 10 को फैक्टर्स मतलब 10 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, तो 10 के डिवाइजर है, पहला डिवाइजर तो 1 ही होता है, एक डिवाइजर ये हो गया। 2 डिवाइड करता है, दूसरा डिवाइजर क्या 3 डिवाइड करता है, तो 3 इसका डिवाइजर नहीं है, इसलिए 3 फैक्टर भी नहीं है। 4 भी नहीं डिवाइड करता है, तो 4 भी फैक्टर नहीं है। 5 डिवाइड करता है सर, फिर इसके बाद 10 डिवाइड करता है। तो ये सारे, ये जो लिखे हमने यहाँ पे इस साइड, ये जो हैं ये सारे 10 के फैक्टर्स हैं। अब इसको एक कलेक्शन बनाना है। अब बताइए, अब यहाँ से डिसाइड होगा कि ये सेट है कि नहीं। क्या कोई भी आदमी आएगा अगर टेंस के फैक्टर्स को कलेक्ट करना शुरू करे तो उन सभी लोगों के लिए फैक्टर्स तो यही रहेंगे, क्या किसी के लिए फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे 10 के, तो नहीं। इसलिए इसके एलिमेंट्स में कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा आपको कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एक सेट है, और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो सेट में कौन कौन आया, 1 डिवाइजर है, इसका 1 एक फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 5 फैक्टर है और 10 फैक्टर है। तो ये सारे आपके हो गए, ये एक कलेक्शन हो गया इसका। ठीक है, इस तरीके से करना है। हुआ। अभी ये हो गया आपका, इसको मान लेते हैं कोई सेट का नाम दे दिया जाए ए, इस तरीके से आप कर देंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 आपको बताना है कि कौन सा सेट बनेगा कौन सा सेट नहीं बनेगा। ठीक, एग्जाम्पल 2 में हम बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर्स in your कॉलेज या स्कूल। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको अपने कॉलेज या अपने स्कूल के बेस्ट टीचर्स का एक कलेक्शन बनाना है। अब ऐसा कलेक्शन आया, अब पहले तो आपको सोचना पड़ेगा क्या सर ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइन होगा तभी तो इस कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। तो अगर आप सोचिए तो बेस्ट टीचर्स बोला जा रहा है, तो बेस्ट टीचर अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग कोई दूसरा टीचर बेस्ट हो सकता है, अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है उसको कोई और टीचर पसंद हो सकता है, कोई और अगर मान लीजिए मिस है मैम है कोई तो उसको वो भी पसंद आ सकते हैं। तो हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसका प्रोस्पेक्टिव बदल सकता है, इसलिए कोई भी आएगा, जैसे मैंने आके कुछ बना दिया कलेक्शन, कुछ अलग बना दिया, और कोई दूसरा टीचर आया, कोई दूसरा स्टूडेंट आया, उसने कोई और कलेक्शन बना दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्बिग्यूटी आ रही है कि कंफ्यूजन है कि कौन सा आदमी रहेगा। जैसे हमारा कोई फेवरेट है, उसको वो कोई दूसरे का फेवरेट नहीं है, तो वो आके उसको कलेक्शन से निकाल देगा, तो ये सेट नहीं है। इसमें क्या आ गया, कंफ्यूजन आ गया, तो इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 3 कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट। अब आप एक बार अपना दिमाग लगा के बताइए कि ये क्या, ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइन है कि नहीं है। ठीक है, आप सोचिए और बताइए हमको कि कलेक्शन ये जो है ये वेल डिफाइन है कि नहीं। तो आप भी कहेंगे सर गुड स्टूडेंट आप किस प्रोस्पेक्टिव में पूछ रहे हैं, ये तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलता रहेगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग, या फिर आप अटेंडेंस कैसा है सब किस बच्चे का, बिहेवियर कैसा है, या फिर वो पढ़ने में कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये कलेक्शन बनेगा। किसी टीचर के अकॉर्डिंग कोई दूसरा स्टूडेंट गुड हो सकता है, किसी और के अकॉर्डिंग कोई दूसरा स्टूडेंट गुड हो सकता है। तो ये कलेक्शन में क्या है, कन्फ्यूजन है। ऐसा कलेक्शन बन ही नहीं पाएगा सेट जिसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन आ जाए कि हाँ इस स्टूडेंट को हम लोग कलेक्शन में लेंगे, इस स्टूडेंट को नहीं लेंगे। जैसे कोई आया कहा कि हाँ ये बच्चा तो बहुत बढ़िया है,
इसको आप कलेक्शन में रखिए, वो टीचर को वो पसंद है तो वो बोलेगा हाँ आप इसको रखिए, और किसी और टीचर के क्लास में उसने कुछ बदमाशी कर दी हो तो उसको वो नहीं रखेगा, कहेगा कि नहीं नहीं ये बच्चा बहुत दुष्ट है, इसको आप नहीं रखिए इस कलेक्शन में, ठीक है। तो जैसे ही एम्बिग्यूटी आई, जैसे ही कन्फ्यूजन आया, डाउट आया, तो हम लोग उस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। तो ये वाला कलेक्शन भी सेट नहीं है, ये वाला भी सेट नहीं है, ये वाला भी सेट नहीं था, ये वाला भी सेट नहीं है, क्योंकि अपने को यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया रिगार्डिंग टू इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी स्टूडेंट। हेंस वी कैन नॉट से दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आप बताइएगा। एग्जाम्पल 4। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हाँ चलो ये लिख लो, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये वाला जो है ये वेल डिफाइन है कि नहीं, पहले आप सोचिए। वेल डिफाइन वॉवेल्स क्या होते हैं? AEIOU। अब कोई भी स्टूडेंट आकर, कोई भी टीचर आकर अगर ये कलेक्शन बनाएगा तो उसकी कलेक्शन में हमेशा AEIOU ही आएंगे। क्या हो सकता है कि EIOU आए, ए छूट जाए? तो वॉवेल्स का वो कलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सभी लोग जब भी बनाए कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, कोई आया ए को बाहर कर दिया, सर ये वॉवेल है ही नहीं, तो उसको ऐसा तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कलेक्शन बनाएंगे। कलेक्शन में क्या क्या आएगा? ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, ठीक है। कुछ लोग वाई को भी इंक्लूड करते हैं और यू को हाफ करके इंक्लूड करते हैं, नहीं, लेकिन हम लोग यही यूज करेंगे, AEIOU। यही 5 जो हैं ये अपने कलेक्शन में है। तो ये कलेक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ये कलेक्शन को हम करली ब्रैकेट के अंदर क्यों लिख पाए? क्योंकि ये एक सेट बन गया है और सेट के एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स और उनकी नोटेशंस पे, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट चीज यहां से चल रहा है, सम इंपॉर्टेंट sets and their representation, their notations। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं और उनके कुछ नोटेशंस, मतलब वैसा सिंबल आप बना हुआ देखेंगे तो समझ जाएंगे तुरंत कि हाँ इसी सेट के बारे में बात हो रही है और किसी और सेट के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे पहला सेट आपका है नंबर 1 पे है नेचुरल नंबर्स का सेट। किसका? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आपको कभी भी ऐसा, अभी तो बुक में आप देखेंगे तो ये एन थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा दिखेगा, ऐसा गाढ़ा पूरा बोल्ड में लिखा रहेगा, एन ऐसे पूरे बोल्ड में लिखा रहेगा। तो हम लोग बार बार कॉपी पे बैठ के बोर्ड पे बोल्ड तो करेंगे नहीं, इसलिए एन के लिए आप ये सिंबल सभी बुक्स में और जनरली यूज किया जाता है सेट थ्योरी में, एन को ऐसे, एन के आगे एक और ऐसे सिंगल पाई खींच देते हैं, सिंगल लाइन खींच देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स होते क्या है आप तो जानते ही हैं। नेचुरल नंबर्स कैसे रहते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, नो एंड पॉइंट। ये हो गए अपने नेचुरल नंबर्स इस तरीके से। अभी दूसरे नंबर पे अपने आ जाएंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसे W का यूज करेंगे। W को यूज करेंगे किसको दिखाने के लिए? होल नंबर्स को दिखाने के लिए, ठीक है।
और होल नंबर्स होते क्या हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं ये सारे, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरीके से इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, होल नंबर्स हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आएगा अपना इंटीजर्स। इंटीजर्स को तो आप लोग भली भांति पहचानते हैं, इंटीजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट हैं। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बुक्स में आपको ऐसे आई से डिनोट करता हुआ दिख जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स में ये आपको ऐसा जेड के बगल में एक ऐसे स्लैंट लाइन एक और दिखेगी। ये जनरली वाइडली एक्सेप्टेड है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इंटीजर्स का सेट कैसा होता है, एक तरफ जीरो के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के इस साइड में सारे निगेटिव नंबर्स, -1 -2 अप टू सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीजर्स का सेट। अभी तीसरे नंबर पे आ जाता है, अच्छा तीसरे नंबर का तो हो गया, चौथे नंबर पे आप लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या, ये बात ध्यान में रखनी, आपको क्वेश्चन में बार बार बोला जाएगा, इसलिए मैं लिखवा देता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग ऐसे Z+ लिखेंगे। और Z+ को कैसे दिखाया जाएगा, Z+ को दिखाया जाएगा 1 2 3 4, इनको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और निगेटिव इंटीजर्स मतलब -1 -2 -3 -4, इनको कहेंगे हम लोग निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इनको कहेंगे हम लोग निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स को Z- लिख के दिखाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 सेट हो गए ये। अभी छठवां सेट लिख लीजिए आप, छठवां सेट लिख लीजिए सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का सेट लिखिए। रेशनल नंबर्स को हम लोग Q से दिखाते हैं, ऐसे Q से। और ये कैसा होता है, ये तो आपको मालूम है, इसकी डेफिनेशन ही लिख देनी है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। ठीक है, P/Q फॉर्म का Q नॉट इक्वल टू 0, P, Q बिलोंग्स टू Z। अभी मैं इस सिंबल से आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, थोड़ा सा परेशान ना होइएगा, इसके बारे में अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, फिर इसके बाद इरेशनल का सेट, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को हम लोग Q के ऊपर ऐसे C, इसको पढ़ते हैं Q कॉम्प्लीमेंट से लिख के दिखाते हैं। ठीक है, और ऐसे नंबर जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उनको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये सारे नंबर्स हैं। और इसके बाद आएगा आपका मेन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम लोग R से, ऐसे R के बगल में एक ऐसे लाइन खींच के दिखाएंगे। ठीक है, अगर यही पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात होगी तो R+ लिख देंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स की बात होगी तो R- लिख देंगे। ठीक है, ये आपके 8 इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। आपका पूरा सेट थ्योरी जो है, सेट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हीं 8 सेट्स के ऊपर घूमता हुआ रहेगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। समझ में आई बात? ये हो गया रियल नंबर्स में। अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स का बात हुआ तो R+ और नेगेटिव रियल नंबर का बात हुआ तो R-। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, बोथ, दोनों का कलेक्शन करके एक साथ रख दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। अब आप लोग बताइए, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है क्या, किसी चीज़ में इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन आ रहा है? तो अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में रिजॉल्व कर दें आपके क्वेरीज को। ठीक है, अभी हम लोग कुछ, अच्छा इस नोटेशन से आपको थोड़ा फेमिलियर करवा देते हैं, ये क्या है। इस नोटेशन को, इस चीज़ को, ये जो लिख रहे हैं हम लोग, इसको
इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। ये क्या है? बिलोंग्स टू। इसको हम लोग पूरे सेट थ्योरी के दौरान पढ़ेंगे। क्या? बिलोंग्स टू। इसका मतलब अगर यहां पे कहीं पे लिखा है ऐसे, वन बिलोंग्स टू ए, मतलब वन एक मेंबर है इस सेट ए का। वन बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ आया, मतलब आपको समझना क्या है, इसको इरेज कर देता हूं, यहीं पे समझाता हूं। वन बिलोंग्स टू ए लिखा है, मतलब वन इज मेंबर ऑफ सेट ए। वन जो है सेट ए का मेंबर होगा, तो हम लोग कहेंगे वन बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जैसे इसमें हम क्या कहेंगे, ई बिलोंग्स टू ए। ई बिलोंग्स टू, इस सेट का नाम भी जो भी रख दिया जाए, एस रख देते हैं अगर, तो ई बिलोंग्स टू एस। अगर यही सिंबल आपको ऐसा कहीं पे दिख जाए, ऐसा बना हुआ, तो इसको कहेंगे हम लोग डज नॉट बिलोंग। इस सिंबल को कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स। डज नॉट बिलोंग या नॉट बिलोंग्स टू, जो कुछ भी कहना है आप ऐसे कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। इसको ये कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें कहें कि टी, अगर हम बोलेंगे तो टी क्या है, टी इस सेट में है क्या? नहीं है, तो हम कहेंगे टी डज नॉट बिलोंग्स टू एस। ऐसे कहेंगे टी डज नॉट बिलोंग्स टू एस। इसका यूज करते हैं कोई सेट का मेंबर है या नहीं है, उसको बताने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। अब आपको नेक्स्ट इसमें पढ़ना है कि सेट के रिप्रेजेंटेशन क्या है। सेट के रिप्रेजेंटेशन मतलब सेट को लिखने का तरीका। सेट को लिखने के दो टाइप होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर नोटेशन, और एक को कहते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म। दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हेडिंग लगाइए आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट को रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, तो लिखिएगा सेट्स आर generally denoted by generally represented in two forms. एक को कहते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म या फिर टेबुलर नोटेशन, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरीकों से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक होता है टेबुलर फॉर्म, इसको हिंदी में कहते हैं सारणीबद्ध रूप, और सेट बिल्डर नोटेशन समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि ये वाला जो है आपका सेकेंड वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है दूसरा वाला, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि टेबुलर फॉर्म में हम लोग जो भी सेट्स के एलिमेंट हैं
उनको हम लोग लिख के दिखाते हैं, मतलब कौन कौन सा एलिमेंट उसमें आने वाला है। जैसे इस सेट का, इस कलेक्शन को हमने इस तरीके से लिखा है, इस चीज़ को हमने इस तरीके से मतलब लिख के दिखाया है, एलिमेंट्स को वहाँ पे क्लियरली करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं, वो क्या है, टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स को लिख के दिखाया जाता है, करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं, वो क्या है, ये टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो कॉन्सेप्ट इसमें समझना है, इसको तो कुछ नहीं, अगर हम आपसे बोलें कि नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 25, तो आप 1 से लेके 24 तक के सारे नंबर्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो वो हो जाएगा आपका टेबुलर फॉर्म। अब कुछ समझने का चीज इस वाले में, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको आपको समझना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक तरीका हम शॉर्ट में बता देते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी सेट है ए, आपको करली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और आप ऐसे लिखिएगा, यहां पे टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट मतलब किस तरीके का एलिमेंट उसमें आ रहा है, सच दैट, और यहां पे आगे क्या लिखना है, रूल फॉर कलेक्शन। मतलब यहां पे आप समझिएगा, थोड़ी बात को गंभीरता से समझते हुए चलिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले आगे क्या लिखना है, किस तरीके का एलिमेंट आएगा, और बाद में क्या, वो जो एलिमेंट आ रहा है वो किस रूल को फॉलो करेगा, वो उसको बाद में लिखना है। ठीक है, और इस दो डॉट्स को हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, कभी कभी आप लोग ऐसे इसको लाइन खींच के भी देखेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाएगा तो उसको भी सच दैट पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे ऐसे, टाइप ऑफ एलिमेंट डॉट रूल फॉर कलेक्शन। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि राइट कलेक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स of 20 which are less than 10, ऐसा कुछ। रुको क्वेश्चन एक बनाते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 40 which are लेस देन 'कितना लिख दिया जब 15 लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 40 तक जाना है। अभी हम आपको इसको दोनों फॉर्म में लिख के दिखाएंगे, टेबुलर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी, दोनों में लिख के दिखाएंगे। चलो लिखते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा, इसको इरेज कर लें, फिर देखिएगा। इस चैप्टर को आप जितना ही आराम से समझ के पढ़ेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। ठीक है, अगर आप इसको रट्टा लगाने का कोशिश करेंगे तो इसमें रट्टा लगाने जैसा कोई चीज़ है नहीं, आपको कन्फ्यूजन और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा आराम से जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, पहले देखिए 40 है, तो 40 के सारे फैक्टर्स को हम लोग लिखते हैं। 40 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 40 को 1 डिवाइड कर देगा, ठीक है, 40 को 2 डिवाइड कर देगा, 40 को 3 डिवाइड करेगा क्या, 40 को 3 डिवाइड नहीं करेगा, तो 3 को नहीं लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 40 को डिवाइड कर देगा 4, 40 को डिवाइड कर देगा 5, 6 डिवाइड करेगा क्या 40 को, नहीं, 7 भी डिवाइड नहीं करेगा, 8 डिवाइड कर देगा, 9 डिवाइड नहीं करेगा 40 को, 10 डिवाइड कर देगा, 11 40 को डिवाइड नहीं करेगा, 12 30 को डिवाइड नहीं करेगा, 13 40 को डिवाइड नहीं करेगा, 14 नहीं करेगा, 15 नहीं करेगा, 16 नहीं करेगा, 18 नहीं करेगा,
19 भी नहीं करेगा, 20 करेगा, और ऐसे आप चेक करते रहेंगे तो एक और मिलेगा आपको 40। यही सारे नंबर्स हैं जो 40 को डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 40। ये सारे हैं आपको फैक्टर्स, ठीक है। अब जब हम इसको सेट बिल्डर, पहले टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। अब हमने क्या बताया कि इस फॉर्म में अगर हम सेट को मान लीजिए कि सेट को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, तो इस सेट में वो सारे कलेक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 40 विच आर लेस देन 15, मतलब इस कलेक्शन में वो सारे लिख देने जो कि 15 से कम है। तो आप इसमें टेबुलर फॉर्म में हमने क्या कहा कि एलिमेंट्स को एज इट इज वहां पे लिख के ही दिखा दिया जाता है, एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है इस करली ब्रैकेट के अंदर। तो हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 1 2 4 5 8 10 और क्या 20 लिख देंगे। इधर देखिएगा, इसने कहा कि लेस देन 15, मतलब 15 से छोटे छोटे वालों को लिखना है, तो ये 20 नहीं आ सकता इस कलेक्शन में, तो ये बना कलेक्शन आपका। ये तो हो गया आपका टेबुलर फॉर्म का कलेक्शन। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म का बोलते तो इसको आप समझिएगा अच्छे से, ठीक है। रुके, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिएगा क्या होता है। अभी हम सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बताए कि पहले मान लेते हैं कि इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले बोला क्या जा रहा है, टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कैसे हैं उसको लिखना है, और उसके बाद रूल क्या है उनके आने का वो लिखना है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं आपको ध्यान दीजिए, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे, मान लेते हैं कि ये कोई x है जो कि मेंबर है नेचुरल नंबर्स का, या फिर आप अलग से z भी कर सकते हैं, z प्लस, सच दैट रूल क्या है इनके आने का, रूल फॉर द कलेक्शन सच दैट x divides 40 and x is less than 15, ऐसे। अब ये क्या बदल रहा है कि एक कोई x है, x कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर है, और उसके लिए रूल क्या है कि x को डिवाइड करना पड़ेगा 40 को, और x को 15 से छोटा भी होना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से, और आगे का सारा सेम टू सेम। एक ही सेट को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कौन सा उस टाइम पे आ जाता है दिमाग में, आपको वही लिख लेना है, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ही सेट को अलग अलग टाइप से, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, हमने कई तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, इस सेट में अगर हम यहाँ पे 15 से छोटे कर रहे हैं तब भी वही सारे नंबर आएंगे, अगर हम इस सेट में 18 से छोटे करते तब भी वही सारे नंबर आते, लेस देन 18 करते तब भी यही सेट बनता, लेस देन 16 करते तब भी यही सेट बनता, लेस देन 19 करते तब भी यही सेट बनता, और लेस देन 20 बोलते तब भी यही सेट बनता। मतलब सेट को, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से हमको यही सेट बनाना है, तो हम इसको अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं। तो घबराइएगा नहीं कि यहाँ पे सर कुछ दूसरा लिख दिया, अभी आपने दूसरा लिखा था, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। बस कलेक्शन में अल्टीमेटली यही सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, कलेक्शन आपका चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। आप जैसे सेट्स की डेफिनेशन बोला जा रहा है तो वहाँ पे वेल डिफाइंड बोला जा रहा था, तो आप वहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि
अगर सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी न करें तो हम लोग उसको कहेंगे सेट। ठीक है, ये बात भी आप सोच सकते हैं, मतलब जो कि किसी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज ना होता हो उस चीज़ को हम लोग वेल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को शॉर्ट में x डिवाइड 40 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x डिवाइड्स 40 एंड x इज लेस देन 50। लो, दूसरा तरीका आ गया। तो एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चैप्टर चलेगा। अभी हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे ब्रेक करते हैं, यहाँ पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और एनसीईआरटी की फर्स्ट वाली एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, और अगर जैसे एक बार में ना समझ में हो सकता है कि मेरी स्पीड आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगे तो आप इस लेक्चर को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हम एक बार नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कराते हुए सारे क्वेश्चंस को करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, और ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद, गुड नाइट।